Hello everyone, welcome to our channel JK Exemplified. I hope you all are healthy and fine. So in our last lecture we have seen कैसे whole Indian subcontinent got disintegrated into small kingdoms जैसे चौहान्स, तोमर्स, सोलंकीज। और इसी पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि देयर वाज अटैक फ्रॉम वेस्टर्न साइड इन द फॉर्म ऑफ गजनवी अटैक। ओके, तो इसकी रीज़न ये थी कि सेंट्रल एशियन ट्राइब्स they were moving westward, and while moving westward they were in continuous war with the Seljuk or Ghaznavi empire. तो इस कंटिन्यूस वार के कारण what happened is there was a drain of resources, and in order to fulfill the basic need of their empire they were moving westward, eastward to attack lands. For example, Indian subcontinent was endowed with many natural and other resources, और इनका जो मेन काम था दैट इज़ टू प्लंडर एंड फुलफिल द डोमेस्टिक नीड्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे दीज अटैक फ्रॉम फॉरेन साइल चेंज देयर कोर्स नेचर। फॉर एग्जाम्पल, हाउ द इनिशियल अटैक्स वर डिफरेंट फ्रॉम द लेटर अटैक्स, एंड हाउ ऑल दिस अटैक्स लेड टू द राइज ऑफ दिल्ली सुल्तनत, और उसके बाद हाउ दिल्ली सुल्तनत गॉट डिसइंटीग्रेटेड इनटू दिस रीजनल बहमानी एंड विजयनगर एम्पायर। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे अहोम किंगडम फॉर्म हुई, कैसे मुगल एम्पायर केम इनटू डोमिनेंस, एंड अगेन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ रीजनल किंगडम्स लाइक मैसूर, मराठास, सिख एंड बंगाल, नवाब ऑफ अवध। तो उन सब को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर। तो व्हाट हैपेंड इज़, जो पहले अटैक थे दे वर मोस्टली एम्ड एट जस्ट फुलफिलिंग द बेसिक नीड ऑफ देयर एम्पायर। उसके बाद जो अटैक गौरी ने किए थे, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने, दोज अटैक वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अर्ली अटैक बिकॉज हीज एम वाज टू पुट अ इस्टेब्लिश अथॉरिटी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले गौरी ने अटैक किया गुजरात कोस्ट पे, दिस इज़ गुजरात एरिया, एंड ही अटैक्ड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, and there was a queen Naika Devi in battle of Qayadar 1178. सोलंकी क्वीन नायका देवी डिफीटेड मोहम्मद गौरी। इस डिफीट के बाद ही एक्चुअली मूव्ड नॉर्थवर्ड, एंड वाइल इंटरिंग ही मेट विथ फोर्सेस ऑफ पृथ्वीराज चौहान एट टेरेन। ट्रेन इज़ जस्ट अप्रॉक्सीमेटली फ्यू किलोमीटर फ्रॉम पानीपत एरिया। ओके, तो जो पहली जो बैटल थी, बैटल ऑफ ट्रेन में, he was defeated by Prithviraj Chauhan. However, the very next year he defeated Prithviraj Chauhan in 1192 and put his general Qutbuddin Aibak as a commander of his armies in Delhi. After putting him as commander of his forces in Delhi, he moved westward, and while moving westward he was killed by one tribe Khokkar. Okay, उसके मरने के बाद the de facto transfer of power favored Qutbuddin Aibak and ही बिकम द डिफेक्टो रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो फर्स्ट डायनेस्टी थी विच इज़ कॉल्ड एज ममलुक और इबारी और स्लेव्ड डायनेस्टी, इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, एंड एज द हिज कमांडर ऑफ फोर्सेस वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड ही वाज पुट इन दिल्ली। दिस इज़ द फर्स्ट डायनेस्टी, एंड इट्स टाइम पीरियड इज़ फ्राम 1206 to 1290, and it has actually covered mostly this upper north area. Okay, so one of the reason for not expansion of this Delhi Sultanate in the initial year was due to Mongol invasion. तो मंगोल कंटिन्यूस इन्वेजन कर रहे थे। चंगेज़ खान वाज अलाइव, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक एंड अल्तमश, they didn't even go for any expansion, rather they were just consolidating their existing empire because of the threat faced due to चंगेज़ खान। तो आप देख सकते हैं कि कैसे फॉर्मेशन हुई, दिल्ली किंगडम फॉर्म हुई। तो पहला जो इसका सुल्तान था ही वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड ही वाज आल्सो कॉल्ड एज लख बख्श। ओके, because of his generous nature. Second is he actually died for a very short period of time in 1210
while playing Chogan at Lahore. Chogan is a just game which is played on the back of horse, and he fell from the horse. After his demise, his defense minister was Iltutmish, and Iltutmish actually founded the Delhi Sultanate. Iltutmish was responsible for suppressing the rebellion of Rajput at Gwalior, Ranthambore, Ajmer, and Jalore. Okay, and he also defeated Aram Shah. Aram Shah was the son of Qutubuddin Abak. Okay, and he again didn't go for any expansion because of the Genghis Khan. Okay, he is responsible for establishing Ikta system. This Ikta system was already present in the West Asia. However, Iltutmish tried this system into Indian subcontinent. He divided whole region into small Iktas, and these Iktas were placed under the governance of Muktis. Okay, and whoever ruled these Iktas were given two responsibilities. First, कि जो इसका रेवेन्यू है वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करे, रेवेन्यू जब वो एक्सट्रैक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन एवरीथिंग, तो इस रेवेन्यू को फर्स्ट ही हैज़ टू मेंटेन द फोर्सेस, जो उसके पास फोर्सेस अवेलेबल हैं उन फोर्सेस को वो सैलरी पे करे, एंड द रेस्ट अमाउंट ही हैज़ टू ट्रांसफर टू द सेंटर टू दिल्ली सुल्तानत. ओके, दैट वाज द मेन पर्पज ऑफ इक्ता सिस्टम. After the death of Iltutmish in 1236, he actually favored his daughter Razia Sultan as the Sultan of Delhi Sultanate. But जो nobles थे, they were not in that favor, and Razia Sultan was not placed. However, उसी point के ऊपर काफ़ी rebellion start हुई, and she masterly suppressed those rebellions and captured the throne. Okay. However, there were two main power at that point of time. First is nobles, and second is ulemas. Okay, nobles were from different lineage. They are from Turk, and they are from Turans, etc. And Turk were mostly dominant. These Turkish were holding the most noble points. What happened is Razia Sultan elevated one of the person named as Jamaluddin Yaqut as the master of the horses. This post master of horses was mostly occupied by Turks, and this appointment actually irked nobility. Second is ulemas. Ulemas were actually against her because she gave up parda system and male attires, and that was against the orthodox practices of ulemas. तो इन दोनों की जब सपोर्ट ख़त्म होगी, एंड दैट वाई नंबर ऑफ rebellion were starting, she moved to Lahore to suppress a rebellion, and after suppressing the rebellion in Lahore, she came to Bathinda, and here there was one governor Altonia. She was defeated by Altonia, and he eventually married, and then they both marched to Delhi. Eventually she was killed in a battlefield. Okay, after the death of Razia, this Balban was member of Group 40. Okay, and he knew the power of Group 40, group of 40. These group of 40 were also called as Turkan ए चाहलगानी. ओके, तो उन्होंने काफ़ी इंटरफेरेंस की थी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में. दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग किंग, फॉर प्लेसिंग पपट किंग ऑन द थ्रोन, एंड देयर आफ्टर what happened is he tried to reduce their power. He tried to kill them one by one. For example, poisoning, conspiracy. All these led to the decline of power of तुर्गान चाहगानी. और इस डिक्लाइन के बाद he appointed one person, Jalaluddin Khilji, as Minister of War. This Jalaluddin Khilji was appointed as Minister of War, and Minister of War was called as Ariz-e-Mamalik. After his death,
he is the one who the Jalaluddin Khilji established the Khilji dynasty. Okay. Balban introduced three changes. First is he distanced the office of Sultan from normal people. Okay. And second is he introduced a kind of system that is racial superiority. तो जो इम्पॉर्टेंट पोजीशन थी गवर्नमेंट में, ऑफिस थे, दे वर गिवन टू noble only. Low birth people were discarded from holding any position. And third is he introduced paboose. And sajda. Paboose is nothing but kissing the feet of monarch, and sajda is prostration. तो यही पॉइंट थे जो बालबान ने शुरू किए. ही वॉज रूथलेस रूलर. तो आफ्टर हिज डिमाइस हिज होल एम्पायर वॉज ओवरथ्रोन बाय खिलजी. तो नेक्स्ट एम्पायर इज खिलजी एम्पायर. खिलजी एम्पायर के तीन इंपॉर्टेंट जो किंग हैं वो हैं जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एंड मुबारक शाह. ही वॉज किल्ड बाय खुसरू खान. तो जलालुद्दीन खिलजी initially who was the minister of war in the office of Balban, actually overthrown the whole empire of Ibari dynasty, and he captured Delhi Sultanate, became the de facto ruler. और उसके बाद उसने अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया. These were divided into two parts. First is this was the actual territory of Khilji, and these southern kingdom were actually annexed. However, they were given the right to rule, whereas in return for right to rule they have to pay a annual tribute. तो वो ट्रिब्यूट पे करते थे सेंटर को. ठीक है. वी विल सी हाउ अलाउद्दीन खिलजी उसने मार्च किया टूवर्ड रणथंबोर, मेवाड़ एंड मूविंग टूवर्ड दिस साउथर्न एक्सपेडिशन. Okay, till Gulbarg, Bidar, etc. However, that is not important with respect to exam. तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ जलालुद्दीन खिलजी. तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पूरी फाउंडेशन रखी इस खिलजी डायनेस्टी की. ओके. ही एक्चुअली एंडेड द मोनोपोली ऑफ नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स. तो जो बालबान ने सिस्टम शुरू किया था दैट ऑफिस शुड बी गिवन टू नोबल्स, ही एक्चुअली रिवर्स दैट सिस्टम. और ये पहला सुल्तान दिल्ली सुल्तनत का जिसने पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस अपनाई. ओके. ड्यूरिंग हिज रेन ही अपॉइंटेड वन पर्सन दैट इज अलाउद्दीन खिलजी एज गवर्नर ऑफ कारा. ओके. ही वॉज आल्सो द सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी किल्ड जलालुद्दीन खिलजी, ओके, इन अ डिसेप्टिव मैनर, एंड ही कैप्चर्ड द थ्रोन. तो थ्रोन कैप्चर करने के बाद वो उसने काफ़ी एक्सपेडिशन किए. फॉर एग्जांपल बिलसा, दिवागिरी इन 1294. एंड द मेन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अलाउद्दीन खिलजी वाज उसकी जो पूरी एम्पायर थी दैट वाज सफरिंग फ्रॉम फोर मेन प्रॉब्लम्स. फर्स्ट इज देयर वाज इनएफिशिएंसी इन स्पाई सिस्टम. जो स्पाई सिस्टम था वो इतना अच्छा नहीं था. ओके. सेकंड इज़ मार्केट सिस्टम. तो उसने मार्केट रिफॉर्म भी किए. वी विल स्टडी कौन से मार्केट रिफॉर्म किए. एंड थर्ड इज़ नोबिलिटी इंटरफेरेंस. तो जो नोबिलिटी थी दे वर एक्चुअली इंटर मैरिज फॉर देयर पॉलिटिकल मैरिज आल्सो टू ऑल द मेन पर्पस. तो व्हाट हैपन इज़ अलाउद्दीन खिलजी ने मेन रिफॉर्म जो किए वो ये किए. सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया. इस लैंड टैक्स को इंक्रीज़ करने से जो भी एक्सेस वेल्थ थी नोबल्स के पास दैट गॉट चैनल्ड बैक टू सेंटर. सेकंड इज ही रीऑर्गेनाइज्ड स्पाई सिस्टम. ओके. स्पाइड वर कॉल्ड एज बरीद, ओके, मुनियान्स. ओके. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप
which he did to actually reverse the problem which were faced by the administrative system was that he ordered there should be no intermarriage between any nobles without the permission of सुल्तान. तो कोई भी नोबल जो है वो आपस में शादी नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ सुल्तान. And fourth is he banned the use of intoxicant and liquor. These were the most important changes which he has done to actually overcome the problem faced by Jalaluddin Khilji period. Another important point about Alauddin Khilji is that उसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में जो दीवान ए रियासत था दैट वाज फॉर्म्ड टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ मार्केट एंड फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ मार्केट सिस्टम. ओके, तो जो पूरा प्रोविंस था दैट वाज divided into number of province. Small province were divided, and these small province were placed under the administrative system of a governor. Okay, and this governor was responsible for revenue collection and he was executive. He was also in charge of army. Okay, second is at district level he started a pargan system. And he appointed officer known as amils. To collect taxes. Okay. After Pargan, there is Sadi. Sadi is actually group of 100 village. 100 village were transformed into Sadi. Okay, and here is the village is the lowest level of administration. That was the administrative system of Alauddin Khilji. Village was headed by Muqaddam or Chaudhary. Okay, army reform. These were the administrative reform which he has done. Second were the army reform. He introduced the concept of dag and huliya. Dag is with respect to horses. जो भी हॉर्स थे दे वर ब्रांडेड कि वो दे शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी. एंड सेकंड इज हुलिया इज नथिंग बट द आइडेंटिटी ऑफ सोल्जर्स. ओके, द आइडेंटिटी ऑफ सोल्जर्स. एंड he start paying army in cash. Alauddin Khilji is that he established a special army for Western Front. Okay, that was the main important army reform done by Alauddin Khilji. Third is with respect to financial reform. तो फाइनेंशियल रिफॉर्म में उसने बहुत सारे टैक्स इंट्रोड्यूस किए. फॉर एग्जांपल चराई टैक्स ऑन कैटल्स. ओके, घराई टैक्स आल्सो नोन एज होस्ट टैक्स. ओके, and next is Pamaish. It is nothing but measurement of land. Okay, and he established a department that is Diwan-e Mustakraj. और उसका काम होता था to keep account of unpaid taxes and their प्रॉपरली एंड टाइमली कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. तो जो भी टैक्स थे उनका पूरा अकाउंट होना चाहिए, किसने टैक्स पे किया, किसने टैक्स नहीं पे किया. एंड थ्रू दिस वे ही वाज एक्चुअली कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट इज हिज एक्सपीडिशंस. तो जो उसने अपनी टेरिटरी एक्सपेंड की, सबसे पहले उसने गुजरात में कॉन्क्वेस्ट किया. ओके, देन ही वेंट फॉर रणथंबोर. वन ऑफ हिज लॉयल वाज मलिक कफूर. ओके, Okay, then he again went for Chittor. Then he went for Ujjain, Mandu, Dhar, Chanderi. All these were not important. Okay, he even went for Devgiri, Warangal, okay, Kakatiya. But the important feature of his administration system was that कि जो भी उसने टेरिटरी साउथ में कैप्चर की they were given the right to rule and they have to pay annual tribute to center. That's all. Okay, these were the important
system introduced by अलाउद्दीन खिलजी and he is known for his market regulation. तो उसने मार्केट को 3 टाइप में डिवाइड किया. फर्स्ट इज ग्रेन मार्केट, सेकंड इज स्लेव मार्केट, slave, horse, cattle market, and third is cloth market. Okay. For the better governance of this market, he even appointed an officer that is known as Shahna-e Mandi. He was actually a superintendent, okay, and he was assisted by his intelligence officers, for example, Barid Munians. These were the important feature of खिलजी डायनेस्टी. तो उसके बाद खिलजी डायनेस्टी में जो लास्ट शाह था, लास्ट किंग था, दैट वाज मुबारक शाह. अगेन he has his loyal खुसरू खान on the same person as like Malik Kafur, and खुसरू खान killed मुबारक शाह and got throne. और उसको he was also murdered by Ghiyasuddin Tughlaq, and Ghiyasuddin Tughlaq established the next तुगलक डायनेस्टी. तो गयासुद्दीन जो तुगलक था उसने जो अपनी डायनेस्टी फॉर्म की, तुगलक डायनेस्टी, हिज पीरियड वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड. फॉर एग्जांपल ही एक्चुअली रूल्ड फॉर जस्ट ओनली 4 ईयर्स, 1320 से 1324 तक. ओके. ही फॉरवर्ड द पॉलिसी ऑफ रिकॉन्सिलेशन विद नोबल्स. तो जो नोबल्स थे उनके साथ उसने काफ़ी अच्छी तरह से पॉलिसी की, रिकॉन्सिलेशन. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर इज़ मोहम्मद बिन तुगलक. ही वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर 4 reasons. First is token currency. Second is transfer of capital. Okay. Third is Khurasan and Kranchil expedition. Khurasan and Kranchil expedition. And fourth is recruitment of large standing army and paying them in advance. तो ये 4 के 4 जो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट थे, दे वर ह्यूज फेलियर. क्योंकि टोकन करेंसी इट वाज एक्चुअली फॉर्ज्ड, ओके, तो डुप्लीकेटेड, एंड दैट रिजल्टेड इनटू ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज. ओके. ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल. तो उसने जब कैपिटल ट्रांसफ़र की दिल्ली से दौलताबाद, तो द सोल पर्पज़ ऑफ दिस ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल वाज दैट कि दिस सॉथर्न किंगडम्स जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ट्रिब्यूट दे रही थी, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ खिलजी एम्पायर एंड विद द एडवेंट ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, दे वर नॉट गिविंग रेगुलरली द एनुअल ट्रिब्यूट टू दिल्ली. एंड उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, फॉर द बेटर कंट्रोल ऑफ रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ सॉथर्न किंगडम, ही मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद. बट इसके ट्रांसफ़र के पॉइंट के ऊपर ही फाउंड दैट द कंट्रोल ऑफ नॉर्थ इंडिया इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन साउथ इंडिया. ठीक है. दैट वाई ही एक्चुअली neglected this, let go his expedition. Third is Karanchil and Khorasan expedition. He was trying to suppress Mongol threat. Okay. तो उसने जो करंचिल एक्सपेडिशन किया, only 3 soldiers returned after because of the harsh climate, some kind of diseases which they got after moving toward Tibet area. तो these 4 are the basic जो उसने किए थे, they were utter failure. And second important reform was market reform. अब जब रिसोर्स कम हो रहे हैं टोकन करेंसी के चक्कर में, अब रिसोर्स कम हो गए बिकॉज ऑफ टोकन करेंसी, बिकॉज पेइंग ह्यूज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन एडवांस, तो उसके बेसिस के ऊपर ही एक्चुअली इंक्रीज द टैक्स ऑन दोब. तो उसने दोब पे टैक्स इंक्रीज कर दिया अप टू 50%. सेकंड इज़ ही curtailed द पावर ऑफ मिडल मैन, जो भी इंटरमीडिएट थे बिटवीन द वन हु कलेक्ट द टैक्सेस एंड वन हु पे द टैक्सेस, तो उनकी पावर को उसने डिक्लाइन कर दिया था. एंड थर्ड इज़ ही एक्चुअली इस्टेब्लिश सेपरेट डिपार्टमेंट दैट इज़ दीवान ए कोही, दैट इज़ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. और ही इंट्रोड्यूस्ड लोन्स एग्रीकल्चर करने के लिए, एंड दीज लोन वर कॉल्ड एज तकावी and Sundar. Okay, this is the most important with respect to Muhammad bin Tughlaq. Please note,
मोहम्मद बिन तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी, उन दोनों की पॉलिसी मोस्टली सेम थी, बट जो उसमें डिफरेंस ये था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी टेरिटरीज जो एनेक्स की थी सौथर्न किंगडम में, ही अलाउड देम टू रूल, एंड मोहम्मद बिन तुगलक ही वाज ट्राइंग टू conquer these areas, and you can see that during his entire period there were more than 22 revolts, and even the Bahmani kingdom formed during this reign. Okay, he died without naming any successor, and next ruler was Firozuddin Tughlaq. तो वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वाज दैट कि उस टाइम के ऊपर ही इसने एक्चुअली उलेमास और नोबल्स की पावर को भी काफ़ी कम कर दिया था. इन ऑर्डर टू अपीज nobles and ulemas, Firoz Tughlaq started a policy of conciliatory policy. Okay, and he made Iqta system hereditary. तो जो इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, इट वाज मेड हेरिडिटरी बाय फिरोजुद्दीन तुगलक, और उसने गवर्नमेंट ऑफिशियल की सैलरीज भी इंक्रीज़ कर दी, और उसने बहुत सारे टैक्स कम कर दिए, एंड ही इस्टेब्लिश ए सेपरेट डिपार्टमेंट दैट इज़ नोन एज दीवान ए बंदा गांव, दैट इज़ डिपार्टमेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ स्लेव्स. That was the main point of Firoz Shah Tughlaq. Another point of Firoz Shah Tughlaq was that he waged no war of annexation. Okay, उसने कोई भी इतने मिलिट्री कैंपेन नहीं किए. एक सिंध का एक्सपीडिशन हुआ था 1362 में. ओके, और उसके बाद he even after annexing Sindh allowed the ruler to pay tribute. Okay, as he was mostly appeasing nobles and ulemas, he restarted jizya system. Okay. Another important feature of Firoz Shah Tughlaq is he started many irrigation project. Okay, और उसने काफ़ी कैनाल्स भी बनाई. फॉर एग्जांपल कैनाल ऑन सतलज रिवर टू हंसी. Second is canal in Yamuna river. These were the important feature of Firoz Shah Tughlaq. After his death, he was facing multiple invasion from western front in the from Tamurlang etc. Okay, तो इसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी फॉर्म हुई दैट इज़ सैयद डायनेस्टी. खिजर खान invited Tamurlang to end the dynasty of Delhi Sultanate, and he became de facto ruler, and the last known ruler of Sayyid dynasty was Alauddin Alam Shah, and there was not much contribution from Sayyid dynasty. Okay, next important is Lodi dynasty. Lodi dynasty was formed by Bahlol Lodi. इसके पीरियड में what was important is that he gave equal status and treatment to all the nobles, Afghan nobles, and he was acting more on a partner basis rather than an absolute monarch. तो एक monarch होता है जो who is king, and he was actually controlling nobles and whole kingdom. Whereas बहलोल लोदी जब उसने थ्रोन कैप्चर किया तो उसके बाद जो भी नोबल्स थे they were given a partnership status. Okay, and that is the form of oligarchy, everybody having the equal power. However, this was reversed by सिकंदर लोदी. ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने ये चीज़ ख़त्म कर दी. He was very intolerant leader. He reimposed jizya. Okay, and he made the position of sultan or monarch superior to nobles. He re-annexed Bihar, डोलपुर, नरवार एट्सट्रा. तो उसके बाद नेक्स्ट इज़ इब्राहिम लोदी. इसका टाइम पीरियड आता है 1517 से लेके 1526 तक. 1526 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स द डेट ऑफ बैटल ऑफ पानीपत. तो उस पॉइंट के ऊपर बाबर वाज इनवाइटेड बाय दौलत खान टू इन्वेड इंडिया. बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया ऑन बैटल ऑफ पानीपत. तो आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली सुल्तनत फॉर्म हुई थी बैटल ऑफ ट्रेन got integrated into small kingdoms, that is Bengal got independence, Bihar got independence, Bahmani kingdom, Vijayanagar empire, even Bahmani kingdom got disintegrated. So these dynasty which was formed at the battle of Train got
ended around Battle of Panipat. That is all with respect to Delhi Sultanate. Okay. Now let's move on to the most important features of दिल्ली सुल्तनत. तो जो उसके डिपार्टमेंट थे, सबसे जो मेन डिपार्टमेंट थे जो उसके थे वो थे मुस्ताफ़ी ए ममालिक. मुस्ताफ़ी ए ममालिक, ही इज़ नोन एज ऑडिटर जनरल. Okay. Second important is Majumdar. And Majumdar he is known as keepers of loans. Okay. And third important is Diwan-e Waquf. He is important to supervise expenditure. Okay. There was Diwan-e Riyasat. There was a Diwan-e Risalat. So Diwan-e Risalat was responsible for foreign affairs. Okay. There was Diwan-e Arz. It was military department. Okay. Then the most important department was Diwan-e-Insha. That is communication department or department of correspondence. तो इक्ता सिस्टम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिल्ली सुल्तनत, देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड हाउ वन डायनेस्टी पेव्ड वे फॉर न्यू डायनेस्टी. और अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सुल्तनत देयर वाज राइज ऑफ रीजनल किंगडम. फॉर एग्जांपल विजयनगर एम्पायर, बहमानी किंगडम, अहोम एम्पायर. तो चलो हम पहले शुरू करते हैं विजयनगर एम्पायर से. नेक्स्ट इज़ विजयनगर एम्पायर. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ विजयनगर एम्पायर. एंड विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय हरिहारा एंड बुक्का. दीज बिलोंग्स टू संगम डायनेस्टी. ओके. तो संगम डायनेस्टी जो पहली थी उसके चार इम्पॉर्टेंट रूलर हैं. फर्स्ट इज़ हरिहारा, सेकंड इज़ बुक्का, थर्ड इज़ हरिहारा सेकंड एंड फोर्थ इज़ देवराया फर्स्ट. और इसका टाइम पीरियड आता है, जो संगम डायनेस्टी का टाइम पीरियड आता है 1336 से 1485 तक. ओके, क्लियर है. और द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी वाज देवराया सेकंड. ओके, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसी के पीरियड के ऊपर देर वाज अ फॉरेन ट्रैवलर अब्दुल रज़ाक हु विजिटेड इन इंडिया. ओके, एंड ही एक्चुअली written many books. For example, he has written a Sanskrit book and with the name as Brahma Sutras के ऊपर बुक लिखी है. There was commentary on Brahma Sutras etc. Okay. Next important dynasty of Vijayanagar Empire, that is Tulub dynasty. तो जो तुलुब डायनेस्टी है that is important because of the most important ruler and his name is Krishan Deva Raya. कृष्ण देवा राया इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ही एक्चुअली कैप्चर्ड द होल रायचौर दोब. ओके, एंड इन्वेडेड गुलबर्ग एंड बिदार. वाई कृष्ण देवा राया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर इज बिकॉज ऑफ टू फैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द एरिया ऑफ विजयनगर एम्पायर. ओके, एंड दीज आर द बहमानी किंगडम्स. दिस इज बहमानी किंगडम. तो इन बहमानी किंगडम का और विजयनगर एम्पायर का जो इंटरेस्ट था दैट वाज क्लैशिंग एट थ्री एरिया. फर्स्ट इज़ तुंगा भाद्रा दोब, सेकंड इज़ कृष्णा गोदावरी बेल्ट एंड थर्ड इज़ मराठावाड़ा कंट्री कॉन्फ्लिक्ट. ओके, तो इन
3 एरिया में इनका कॉन्फ्लिक्ट था एंड कृष्ण देवा राया ने जो रायचौर दोब था वो कैप्चर कर लिया. ही इन्वेडेड गुलबर्ग बिदार. ओके. और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उसने जो था ही फ्रीड महमूद शाह एंड इंस्टॉल्ड हिम ऑन द थ्रोन ऑफ बिदार एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ युवन राजा सतपंचार्या. ठीक है. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम. ओके. एक्चुअली टाइम पीरियड ऑफ this Krishna Deva Raya is 1509 to 1530, and you can see the same timeline of the Albuquerque of Portuguese was contemporary of Krishna Deva Raya. So his court was adorned by one of the most important person, that is Ashta Digyas. This is important. Okay. And he wrote 2 books. First is Amlukt Vadya and second is Jambavati Kalyanam. तो अमलुक वाद्या एंड जम्बावती कल्याणम जो उसने लिखे थे, वी विल बी कवरिंग द लिटरेचर पार्ट इन अ सेपरेट आर्ट एंड कल्चर क्लास. ओके. दैट इज़ ऑल विद रिस्पेक्ट टू विजयनगर एम्पायर. अब विजयनगर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखते हैं. तो विजयनगर का जो एम्पायर था डैट वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स. मंडलम्स वर कॉल्ड एज प्रोविंस. Okay. District was called as nadus. Sub-district was called as sathals. Sub-district was called as sathals. And finally, we know that is grams. Gramas are called as village. Okay. Another important feature of Vijayanagar Empire was Nayankar system. Nayankar system. तो क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है व्हाट इज़ नयनकार सिस्टम. ओके. तो नयनकार सिस्टम जो है उन्हें हम ये भी बोलते हैं, पॉलीगर भी बोलते हैं हम. ओके. इट वाज नथिंग बट इनको एक टेरिटरी दी गई होती है. ठीक है. एंड दैट टेरिटरी वाज गिवन टू नयनकार एंड दे वर सपोज टू पे अ फिक्स्ड रेवेन्यू इन लिeu ऑफ देयर सर्विस. फर्स्ट एक टेरिटरी दी है. ठीक है. उस टेरिटरी के ऊपर फिक्स रेवेन्यू है. और सेकंड दे हैव टू कीप अ स्टैंडिंग आर्मी. और जब भी कभी वार हो रही है दिस स्टैंडिंग आर्मी वर कॉल्ड बाय किंग. सेकंड फीचर ऑफ विजयनगर एम्पायर इज अयागार सिस्टम. दिस अयागार सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये जो अयागार थे these were 12 functionary, 12 people. Okay. This body of 12 people, and these 12 people of each village were controlling the village affairs. Okay. That is a system of decentralization prevalent during the period of Vijayanagar Empire. Another important feature of Vijayanagar Empire is that women were given high status and they were taking active part in politics, सोशल एंड अदर सिस्टम. और जो गोल्ड काइन थे, गोल्ड काइन को बोला जाता है वराहा. ओके. दैट इज़ ऑल विद रिस्पेक्ट टू विजयनगर एम्पायर. विजयनगर एम्पायर के बाद इम्पॉर्टेंट एम्पायर आती है दैट इज़ बहमानी किंगडम. तो बहमानी किंगडम जो फॉर्म हुई थी इट वाज फॉर्म्ड इन 1347 सी. आई ऑलरेडी टोल्ड यू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ पे बहुत सारी रिवोल्ट हुई थी एंड वन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ बहमानी किंगडम. इस बहमानी किंगडम की जो कैपिटल थी दैट वाज एट गुलबर्ग. एंड होल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज डिवाइडेड इनटू तरफ. दिस तरफ वर नथिंग बट कॉल्ड प्रोविंसेस और तरफ वाज हेडेड बाय अ तरफदार. ओके. So Muhammad bin Tughlaq appointed Bahman Shah as Sadai Amir. Okay. And next important ruler is Ahmad Shah Wali. Okay. Because he is Sufi saint. Okay. And he defeated Warangal and he shifted capital to Bidar. Okay.
So who was the ruler who shifted the territory of Bahmani kingdom from Gulbarg to Bidar was Ahmad Shah Alwali. He was also a Sufi saint known as Gizu Daras. Okay. Other important officer during the reign of Muhammad III was Muhammad Gawan. Okay. He was very able administrator. Okay. And he actually expanded the empire of Bahmani. He captured Goa, he captured Konkon area, he captured Krishna Godavari delta. Okay. और उसने जो kingdom which was divided into 4 tarafs, he actually divided kingdom into 8 tarafs. Okay. Taraf is nothing but a province governed by a tarafdar. और जो सैलरी थी, सैलरी according to Muhammad Galwan administration, it was paid in cash. Okay. Next most important about Bahmani kingdom is ministers. तो उनके 8 मिनिस्टर थे. ठीक है. फर्स्ट इज़, हर एक का जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कुछ लिखेंगे, दोज विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो लेट्स से द प्राइम मिनिस्टर इज़ कॉल्ड एज वज़ीर कुल. Second is finance minister is called as Amir Jumla. Third most important is foreign affairs. जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर था, that was called as वसीर अशरफ. Okay. And Kotwal was given the charge of police and city magistrate. Okay. And the last important minister is chief justice. Okay. A religious affair, इसको बोलते हैं हम सदर जहान. These were the most important minister of Bahmani kingdom. और भी हैं, 2 हैं, पेशवा है और नाजिर है. Those are not very important. So after the death of Muhammad Gawan, whole southern kingdom of Bahmani kingdom divided into 5 major kingdom. ठीक है. उनके लिए बस इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है कि उसको किसने फाउंड किया, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम कंटिन्यू टू बी सेम एज इन द प्रीवियस बहमानी किंगडम. तो सबसे पहली थी उसकी स्टेट ऑफ बीजापुर. Bijapur kingdom was founded by Yusuf Adil Shah in 1489. That is important. Second is Birar. It is also known as Imad Shahi dynasty at Birawaras. It was founded by Fatahullah Imadul Mulk in 1490. Okay. And third is Ahmednagar. It was also known as Nizam Shahi dynasty. It was founded by Ahmad Bahri in 1490. And third and fourth is Golconda. Golconda is also known as Qutub Shahi dynasty. It was founded by Quli Qutub Shah. Okay. And the last, that is Bidar. Bidar was founded by Ali Barid in 1518. And city of Hyderabad was founded by Qutub Quli Shah. Okay. That is all important with respect to Southern Kingdom, that is Vijayanagar Empire, Bahmani Kingdom after the disintegration of दिल्ली सुल्तनत. तो उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ मुग़ल एम्पायर. तो मेडिवल से मुग़ल एम्पायर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मुग़ल एम्पायर का जो फाउंडेशन थी, दैट वाज लेड बाय बाबर इन 1526. एंड वी ऑल नो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, दैट इज़ बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर, दैट वाज फोर्ट एट पानीपत. एंड हेयर बाबर बिकेम द डिफेक्टो रूलर ऑफ दिल्ली. तो उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल इज़ बैटल ऑफ खानवा इन 1527. इसमें राणा संग वाज डिफीटेड. ओके. मोहम्मद लोदी वाज डिफीटेड. मोहम्मद लोदी वाज ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोदी. ओके. एंड इवन हसन खान ऑफ मेवात रूलर वाज आल्सो डिफीटेड. तो बाबर ने
ये कंबाइंड फोर्सेस जो थी वो डिफीट की एंड ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ ग्वालियर, धौलपुर एंड स्ट्रेंथन हिज पोजीशन. That is important battle during the period of Babur. Third most important battle during the period of Babur, that is Battle of Chanderi in 1528. So you can see in her continuous year 1526, 1527 and 1528 he was fighting battles one by one, and this battle was between Babur and Medini Rai. Babur and Medini Rai. Okay, Babur again won. The fourth battle in 1529 of Babur was Battle of Ghagra. This was between Babur and Sultan Ibrahim Lodi's brother Muhammad Lodi. Muhammad Lodi is brother of Sultan Ibrahim Lodi and son-in-law of Ibrahim Lodi, Sultan Nusrat Shah. That is important. Babur again won the battle, but he died while coming from Agra to Lahore. So, Agra से लाहौर जाते हुए Babur died. So when Babur died, his son Humayun came to power, and Humayun fought the battle with Sher Shah Suri, that is called as, and Humayun fought the battle with Sher Shah Suri, that is known as Battle of Chausa. The Battle of Chausa in 1539 was between Humayun and Sher Shah, and Sher Shah won the game. Another battle in 1540 was Battle of Kanauj in 1540. Here Humayun was defeated and he actually migrated to again Persia. Okay, and he went to exile. Later he came back to India after the death of Sher Shah Suri, and he captured the throne. And second most important battle is Battle of Panipat. Second, that is between Akbar and Himu. Okay, these were the important battle of Mughal. तो battles काफ़ी boring होती हैं. आई गिव यू टाइम लाइन, कौन को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं वो मैंने बता दी हैं, बस यही पढ़नी है. ठीक है, इसी में से क्वेश्चन आएगा. दे कैन बी अ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हु वर द रूलर ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर बैटल. ओके, ऑल इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मुगल एम्पायर. नेक्स्ट इज़, अब टाइम लाइन तो पता ही है कि बाबर ने जब कॉन्केस्ट किया, ही वॉज एक्चुअली सक्सीडेड बाई हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एंड सईद ब्रदर मोहम्मद शाह रंगीला, एंड टिल इन 1857 देन it was actually overthrown by Bahadur Shah Zafar. He was sent to Rangoon and that's the end of whole Mughal Empire. तो अब देखते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दैट इज़ विद रिस्पेक्ट एग्ज़ाम विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एग्ज़ाम के इवेंट से इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह डिवाइड किया गया. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस इज़ मनसबदारी सिस्टम. वी विल स्टडी मनसबदारी सिस्टम इन डिटेल. सेकंड इज़ डिपार्टमेंट्स, किस तरह के डिपार्टमेंट थे, किसको किस तरह की पावर इंजॉय की थी. एंड थर्ड इज़ अनेक्सेशन पॉलिसी. ठीक है. फोर्थ इज़ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म. सो वी ऑल विल स्टडी इन डिटेल. तो पहले चलो देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, जो पॉलिटिकल इवेंट्स कौन से हुए थे. तो एज सच देयर वर नो पॉलिटिकल इवेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया happening during the period of Babur, Humayun and Akbar because they were more liberal and tolerant. जहांगीर के पीरियड में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये हुआ था कि when his brother Prince Khusru, when he staged revolt, so at that point of time there was Sikh Guru Arjan Dev, the fifth Sikh Guru was actually executed. Okay, and another important feature during the reign of Jahangir was
he subdued a rebellion at Bengal, and that is led by Osman Khanin. He was Afghan. Okay, this is important with respect to Jahangir. With respect to Shah Jahan, Shah Jahan is important for consolidation of whole Deccan Empire. ठीक है, और उसने जो डेक्कन को चार प्रोविंस में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट इज़ अहमदनगर विद दौलताबाद, सेकंड इज़ खंदश, थर्ड इज़ बिरार, फोर्थ इज़ तेलंगाना, एंड द वाइस राइसिटी ऑफ दिस फोर प्रोविंस वाज कन्फर्ड टू औरंगज़ेब. तो आप देख सकते हैं कि जब शाहजहां ने डेक्कन एम्पायर को पूरा कंसोलिडेट किया, ओके, ही एक्चुअली पुट इट अंडर कंट्रोल ऑफ औरंगज़ेब. ओके, तो अहमदनगर विच ऑफर्ड रेजिस्टेंस टू मुगल वाज annexed बाय मलिक अंबर. मलिक अंबर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. शाहजहां ने इवन अनेक्स कंधार को भी अनेक्स किया इन 1638. ओके ओके, एंड पुर्तगीज़ वर ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल. पुर्तगीज़ इस पॉइंट के ऊपर दे वर कैप्चरिंग द एरिया ऑफ बंगाल, दे वर ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल बाई शाहजहां. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू शाहजहां. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ औरंगज़ेब. ठीक है, तो औरंगज़ेब के पीरियड के टाइम पे देयर वाज अ जट रिबेलियन in 1669. Okay, Maratha rose under the leadership of local zamindar ruler that is known as Gokul. ठीक है, there was a growing influence of Marathas in Deccan region. Okay, and there were also rebellion in this Bahmani kingdom, that is Golconda, Bijapur, etc. This is all important with respect to Mughal Empire. And we know after the death of Aurangzeb in 1777, there again rose the conflict for the throne, but it is not very important. Sayyid brother are important because they played role in kingmaker. Farooquddin Sayyar was killed. Okay, he issued Farman in 1717. That is important. And Muhammad Shah Rangila is important because he virtually ruled for around 30-40 years. Okay, and Ahmad Shah Ali was continuously looting the whole Delhi during this period of time, and whole Mughal empire got completely weakened. This is with respect to Mughal empire politically, which is important. Okay, second is let's go for the administration. तो पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो काफ़ी सेंट्रलाइज थी. ठीक है, किंग वाज द हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है, किंग वाज द डिवाइन मोनार्की ऑफ किंग. ओके, सेकंड इम्पॉर्टेंट ऑफिस इज़ वज़ीर और वकील. ओके, उसके पास सिविल और मिलिट्री पावर दोनों थी. ठीक है, और इवन अकबर के टाइम पे जो उसकी फाइनेंशियल पावर थी दैट वाज ट्रांसफर्ड टू दीवान कुल. सो यू सी, वज़ीर एंड वकील वर एंडोड विद पावर ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन, रेवेन्यू सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम. ओके, बट अकबर के पीरियड के ऊपर जो फाइनेंशियल ट्रांसफ़र थी वज़ीर की, इट वाज ट्रांसफर्ड टू दीवान कुल, एंड दीवान कुल वाज अ सेपरेट डिपार्टमेंट विच वाज क्रिएटेड. सेकंड इम्पॉर्टेंट इज़ मीर बख्शी. मीर बख्शी was important for appointment of mansabdars. Okay, he also used to check the dog system. हमने जो पहले पढ़ा था dog branding of horses, चेहरा system, that is facial description of soldiers. Okay, third most important is Mir Saman. Mir Saman is in charge of royal karkhanas. Okay, and fourth important is Sadr Sudur. Sudur. He was the protector of laws, especially Shariat law. Okay, then the next important is administration system. तो आप देख सकते हैं कि अकबर के टाइम के ऊपर 1580 में अकबर के टाइम के ऊपर the whole administration was divided into 12 subas. Okay, later he added 3 more, means 15 subas. So suba is the province which is the topmost position according to a region.
and this Suba was further divided into Sarkar. Sarkar was divided into Pargan, and Pargan was divided into Mahal system. Okay, this is with respect to the administration system of Akbar. Another feature which was added by Shah Jahan, that is Chakla. So Chakla is here. Chakla. ठीक है. Number of Pargan were clubbed into Chakla, and after Chakla it is Sarkar, and Sarkar into Subas. Okay, that is important. Suba was headed by a Subedar. Okay, that is called as governor of province. तो जो सूबादार था वो that was governor of province, and he was appointed for 3 years. Okay, Faujdar headed the Sarkar, and he was responsible for law and order in Sarkar. Okay, okay. And in Pargan, it was headed by a Sikhdar. Amil is revenue officer. Okay, that's all important with respect to the Mughal Empire. And Mahal or village system, that is headed by Muqaddam or Patwari. Okay, that's all with respect to Mughal administration. ठीक है. Next important feature of Mughal Empire is Mansabdari system. Mansabdari system. So Mansabdari system actually determine two words. First is rank, second is status. तो rank जो है that is Zaat, Sawar. These Zaat and Sawar is nothing but कितने the number of cavalry, the number of horses which a Mansabdar has to maintain is with respect to this. Second is they were paid in cash. Okay, and they were given Jagir land, allowed to collect revenue. Okay, and Jagirdari system was integral part of Mansabdari system. तो उस टाइम पे 4 तरह की जागीर थी. ठीक है, पहली जागीर थी दैट इज़ तनका. सेकंड इज़ मसरूत. थर्ड इज़ वतन, and fourth is Altamaga. These are not very important with respect to exam. Okay, so changes in Mansabdari system were introduced during the period of Jahangir. These were nothing but that a same Zaat or rank person can increase the number of cavalry or number of horse which he can maintain. That's all with respect to Mughal मनसबदारी सिस्टम, जो आप प्रीलिम्स के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो और भी बहुत सारे मेथड थे रेवेन्यू असेसमेंट करने के. दैट इज़ गला बख्श सिस्टम, बताई सिस्टम, खेत बताई सिस्टम. ओके, कनकूत सिस्टम, दनबंदी सिस्टम, जब्ती सिस्टम. फॉर एग्जांपल लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट लेट्स गो फॉर जब्ती सिस्टम. तो जब्ती सिस्टम का जो बेसिक प्रीमाइज वो ये था कि जो भी कैश क्रॉप था उसका जो रेवेन्यू था वो मोस्टली एक फिक्स होता था एंड इट वाज पेड इन कैश. ओके, एंड इट वाज पेड इन कैश. ओके, सेकंड इज़ कनकूत सिस्टम. एंड कनकूत सिस्टम अगेन द रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड आफ्टर एक्चुअली डिटरमाइनिंग द ग्रेन यील्ड ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड. तो कनकूट सिस्टम में ऐसा था कि जो भी यील्ड थी किसी भी ग्रेन की, इट वाज एक्चुअली मेजर्ड एंड उसके बाद द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड. ओके, एंड थर्ड इज़ गला बख्श. गला बख्श इज़ नथिंग बट एक्चुअली ऑन द फील्ड मेजरिंग द क्वांटिटी विच इज़ देयर एंड टेकिंग द शेयर ऑफ स्टेट. दैट्स ऑल विद रिस्पेक्ट टू मुगल्स, यही इंपॉर्टेंट है. तो अकबर के टाइम के ऊपर थोड़ी सी चेंजेस हुई थी. फॉर एग्जांपल स्लूह कुल, it is nothing
but discussion on the various religion, okay, in order to establish a uniform religion, okay. And second is Deen Ilahi, that is a syncretic religion propounded by Akbar, that is more of a Sufism, okay. It has multiple elements from Islam, Hinduism, etc. तो यही important है with respect to अकबर. नेक्स्ट इज़ 9 जेम ऑफ अकबर. तो 9 जेम ऑफ जो अकबर थे, फॉर एग्ज़ाम्पल राजा मान सिंह, फॉर एग्ज़ाम्पल तानसीन, फॉर एग्ज़ाम्पल फैज़ी, ओके, राजा बीरबल, these were important with respect to example, okay, Abul Fazl, so all these were important, okay. The Mughal Empire after the death of Aurangzeb got disintegrated, and after the invasion of the Ahmad Shah Abdali, it was further reduced to just a small territory. And after this period there is a continuous rise of regional kingdom, for example Mysore, Marathas, Nizam of Hyderabad, Bengal and Awadh, Sikh. So यही empire हम study करेंगे. So next our topic is we will studying the regional kingdom which were formed after the decline or death of Mughal Empire. And the most important among them is Maratha Empire. तो Maratha Empire आप देख सकते हैं, this is the whole area of Maratha Empire that is important. तो Maratha Empire important इसलिए है क्योंकि more or less if we see Awadh, Bengal, Mysore and Nizam, they continue to have the same kind of administration system which was prevalent earlier. जो मराठास थे उनका यूनिक सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट्स वाई विल बी फोकसिंग मोर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मराठास. और बाकी जो भी रीजनल पावर थी, निज़ाम, मैसूर, मराठास, अवध, बंगाल, सिखिज़म, तो इन सब जो भी एरिया की जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वी विल स्टडी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिशर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे मैसूर की वार हुई, फर्स्ट मैसूर एंग्लो वार, फर्स्ट मराठा एंग्लो वार, how Bengal was subdued by the Britisher Mir Qasim, Mir Jafar, that is aspect with respect to modern India. तो मराठास एक बार देख लेते हैं मराठा की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से डिवाइड हुई थी, ओके, व्हाट वर द मेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मराठास, तो वो देखते हैं. उसके बाद जो बाकी जितने भी एरिया हैं विल बी स्टडिंग साइमल्टेनियसली विद द ब्रिटिशर्स. सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठा वाज इम्पॉर्टेंट. बाकी शिवाजी से लेके पेशवास तक जितने भी बाजीराव फर्स्ट सेकंड वी विल बी स्टडिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया. फॉर एग्जांपल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू उनकी जो भी पॉलिसीज़ फॉर्म हो रही थी, ट्रीटीज़ फॉर्म हो रही थी. फॉर एग्जांपल दे वर डिवाइडेड इनटू 4 फॉर्म, होलकर, स्किंदिया, ग्वालकर, तो वो हम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया पढ़ेंगे. तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठास, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो मराठा में सबसे ऊपर किंग था, ओके, एंड ही वाज हेडेड बाई and he was advised by, assisted by Astha Pradhan. He was assisted by Astha Pradhan. Okay, these terms come very important. Okay, and जो province थे they were divided into prants. Prants were called as province. These prants were further divided into turf pargans. So please note this Tarf and Tarfdar, as we have already studied from the Bahmani kingdom. So the administration system has some kind of influence from the Bahmani kingdom, and Tarf were further divided into village, and villages were called mostly as mozas. Okay, and this is the lowest unit of Maratha kingdom. That's all with respect to Maratha administration. Okay, so बाकी the kind of taxes they used to collect, the kind of taxes they used to collect is Chauth. Chauth is 1/4 of land revenue which was paid to Marathas in order to avoid the Maratha raid. तो मराठा जो थे वो अपनी जो टेरिटरीज थी आसपास की they used to raid. So in order to avoid that raid the territories had to pay Chauth. And second is Sardesh Mukhi. Second is Sardesh Mukhi, that is 1/10 of land revenue. ये जो 1/10 of land revenue उन लैंड के ऊपर था जहाँ पे मराठास ने अपने हेरिडिटरी राइट क्लेम किए थे, एंसेस्ट्रल राइट क्लेम किए थे. दीज वर द सरदेश मुखी. दैट इज़ ऑल विद रिस्पेक्ट टू इम्पॉर्टेंट. और पेशवा जो था दैट इज़ PM, एडवाइज़र टू पेशवा इज़ प्राइम मिनिस्टर.
that is nothing but the head of Astha Pradhan Council, or whole Astha Pradhan was divided into number of departments. That is not very important with respect to exam. तो यही important था जो भी medieval India के time पे, and since the rise of British Empire, it is all which is required with respect to prelim exam. अगर आप मेंस के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली वी विल बी हैविंग अ डीप बर्ड आई व्यू विद रिस्पेक्ट टू मेंस. तो मेंस में हम काफ़ी एक इन डेप्थ जाएंगे. वी विल बी कवरिंग द लॉट ऑफ एरियाज इन आंसर राइटिंग एंड ऑल अदर एरियाज. बट विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स दैट इज़ ऑल रिक्वायर्ड. फर्स्ट इज़ टू हैव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी एम्पायर ने किस एम्पायर को सक्सीड किया. ओके किस तरह का उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, कौन से किंग थे, उनका टाइम पीरियड क्या था. That is all important with respect to prelims. So that's all for today. In our next lecture we will be starting the Britishers, कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी गवर्नेंस सिस्टम इंडिया में इम्पोज की, हाउ रूल ऑफ लॉ केम इनटू एग्जिस्टेंस. अगेन देन वी विल स्लोली मूव ऑन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव, social, political and economic changes which were done since the beginning of multiple revolts in the form of sannyasi, in the form of 1857 revolt, and then again the rise of Indian National Congress until we will complete the modern India. That is all. Thank you very much. Please feel free to contact us if you find that my flow is very fast, if you find that the content which I'm giving is not suffice with respect to exam, or if you want any other kind of notes which are required to cover the prelims facts and all other thing. So do share your opinion in the comment box section. Okay, and before that please go through the slides, make a small notebook, try to cover and try to link these facts in a more holistic manner so that एग्ज़ाम से पहले आप आराम से इन चीज़ों को मेमोराइज करके याद कर सकें. दैट इज़ ऑल रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू JKS क्रैश कोर्स 2022. थैंक यू वेरी मच. ऑल द वेरी बेस्ट.